हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजे ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 की बुक दरक्षा का चैप्टर नंबर 11 आर्यभट्ट और तरेगना। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, पूरा बताने वाली हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप लोग इस चैप्टर को इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ये बोर्ड एग्जाम्स में आना तो बिल्कुल मस्ट होता है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों बताने वाली हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 1 नंबर के आते हैं, मुख्तसर तरीन सवाल। पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? देखिए, ये 2018 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका जवाब है बिहार के पटना ज़िले के खगौल में। कहाँ पे हुई? खगौल में। वो कहाँ है? बिहार के पटना ज़िले में है खगौल जगह, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। दूसरा सवाल है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया? तजुर्बा गाह जो लेबोरेटरी वगैरह होती है साइंटिस्ट लोगों की, आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपना तजुर्बा गाह यानी अपनी लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पे कायम किया था? 19 में आया है। देखिए सवाल, जवाब है तरेगना। तरेगना क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम देखिए आर्यभट्ट और तरेगना। इस चैप्टर में आपको आर्यभट्ट के बारे में और उनकी जो तजुर्बा गाह कहाँ थी, तरेगना, उस जगह के बारे में बताया गया है। तीसरा सवाल है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है? जवाब है सुनहरा दौर। अगला सवाल है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की? साइंसदां यानी साइंटिस्ट, किसकी रहनुमाई की? जवाब है पाइथागोरस। सवाल नंबर 5 है, निजाम इशारिया और सफर किस साइंसदां की ने पेश किया? जवाब है आर्यभट्ट ने। अगला सवाल है, आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है? किताब है आर्य सिद्धांत और तंत्र, ये जो तंत्र विद्या होती है उसके मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब है आर्यभट्ट। सवाल नंबर 7 है, 22 जुलाई 2009 को मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने के लिए दुनिया भर के साइंसदां कहाँ जमा हुए? यानी कि 22 जुलाई 2009 में जो एक मुकम्मल सूर्य ग्रहण हुआ था, उसको देखने के लिए जो दुनिया भर के जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ जमा हुए थे? जवाब है तरेगना में। देखिए 2020 में क्वेश्चन आया भी है, तरेगना में। अगला सवाल है, मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने सालों बाद होता है? मुकम्मल सूरज ग्रहण यानी कि पूरा जो पूरा सूरज ग्रहण जो होता है वो कितने सालों बाद होता है? तो इसका जवाब है 100 सालों में, 100 साल बाद में होता है। सवाल नंबर 9 है, तरेगना किस 2 नदी के बीच वाक़ है? यानी कि तरेगना कहाँ पर है और कौन सी 2 नदियों के बीच में है? जवाब है सोन नदी और पुनपुन नदी। यानी कि तरेगना के एक तरफ सोन नदी है और दूसरी पुनपुन नदी। सवाल नंबर 10 है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है? यानी कि किस दौर से है? जवाब है इनका गुप्त दौर से। सवाल नंबर 11 है, तरेगना पटना की किस जानिब से और कितनी दूर है? यानी कि तरेगना जो जगह है वो पटना से कहाँ पे है और कितनी दूर है? जवाब है जुनूब में और 30 किलोमीटर। अगला सवाल है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तरेगना रखा गया? 2018 में देखिए ये सवाल पूछा गया है। जवाब है मसौढ़ी। गया लाइन पे जो मसौढ़ी जगह है वहाँ उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके तरेगना रखा गया। तो तरेगना जो है वो मसौढ़ी में है। अगला सवाल है, आर्यभट्ट का तजुर्बा गाह कितना ऊंचा था? जवाब है 60 फीट। सवाल नंबर 14 है, आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए और कब? जवाब है आर्यभट्ट खगौल में 476 में पैदा हुए।
इसीलिए इनका खगोल जो जगह है उसका नाम, जो क्योंकि आर्यभट्ट की वजह से ही खगोल रखा गया, क्योंकि इनको जो है वो जो नक्षत्र विद्या होती है, खगोल शास्त्र, इसमें इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी, तो इन्हीं की वजह से खगोल का नाम खगोल रखा गया। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तरेगना फिर दोबारा कब चमका? यानी कि आर्यभट्ट के टाइम में तो तरेगना की बहुत अहमियत थी, लेकिन उसके बाद लोग उसको भूल गए थे, तो दोबारा इसको ये कब मतलब लोगों के मंजरे आम पर आया या बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ? तो कब हुआ? 22 जुलाई 2009 को, जब पूर्ण मुकम्मल सूरज ग्रहण था, उस वक्त में 22 जुलाई 2009 को तरेगना फिर से चमका, यानी कि फिर लोगों की नज़र में तरेगना आया। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप बस इसको जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए आप उनको तैयार कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके एग्जाम्स में आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा, और इसमें से ही लगभग आता है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है 2 नंबर का मुख्तसर सवाल, और दूसरा होता है 5 नंबर का तवील सवाल। तो दोनों ही आपको इसमें वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए, इसमें यहाँ पे मैंने जो सेम टॉपिक है तो उसको मैंने थोड़ा सा तवील करके लिख दिया है। उसी में से आप शॉर्ट भी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग में वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप लॉन्ग भी उसको कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। तो अगर मुख्तसर पूछा गया तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसी तरह अगर लॉन्ग में पूछा जाता है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असबाब पर तफसीली रोशनी डालिए। असबाब यानी कि किस वजह से होता है, सबब क्या है उसका तफसीली रोशनी डालिए। तफसील यानी कि डिटेल में बताइए। तो कैसे भी अगर आपका आता है मुख्तसर पूछा जाए या फिर तफसील से पूछा जाए, तवील से, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आए या लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आंसर ये आपको ये लिख देना है। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी आपको 5-6 लाइन भी अगर लिख देते हैं, 8 लाइन, तो इनफ मैटर होता है। और अगर इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं एक ही जगह आपको टॉपिक दिया हुआ है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अच्छे से कोई भी टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो लॉन्ग में लिख दीजिए, और शॉर्ट में पूछा जाता है तो शॉर्ट में भी आप वो लिख सकते हैं। तो क्या वजह है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की? आइए देखते हैं आंसर। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कायनात में पेश आने वाला एक जुग्राफियाई वाक़या है जो ज़मीन की गर्दिश की वजह से होता है। ज़मीन की गर्दिश यानी कि जो ज़मीन जो है वो घूमती है, उसकी वजह से होता है। जब चांद का साया सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण होता है, और जब सूरज का साया चांद पर नहीं पड़ता है तो चांद ग्रहण होता है। नहीं पड़ता है मतलब क्यों? चांद जो होता है वो सूरज की रोशनी से ही चमकता है ना, तो जब सूरज की रोशनी जो है वो चांद पर नहीं पहुंच पाती, यानी कि जब जो हमारी धरती है, हमारी ज़मीन है, वो सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो फिर चांद ग्रहण होता है। और जब चांद जो है वो ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है तो सूरज ग्रहण होता है। तब सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में चांद आ जाता है। तो जब बीच में चांद आता है तो फिर सूरज ग्रहण होता है, और जब बीच में ज़मीन आती है यानी कि पृथ्वी आती है तो फिर चांद ग्रहण होता है, क्योंकि जो चांद होता है वो सूरज की रोशनी से ही चमकता है। तो जब सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पहुंचती है तो वो चांद ग्रहण हो जाता है। तो सूरज ग्रहण होता है, और जब सूरज का साया चांद पर नहीं पड़ता है तो चांद ग्रहण होता है। यानी जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच आ जाता है तब सूरज ग्रहण होता है, और जब ज़मीन सूरज और चांद के बीच आ जाती है तब चांद ग्रहण होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। 2 चीज़ को आप याद रखिए, जो सूरज मतलब एक सूरज, चांद और ज़मीन। जब सूरज और ज़मीन के बीच में चांद होता है तो सूरज ग्रहण होता है, और जब ज़मीन सूरज और चांद के बीच में होती है तो चांद ग्रहण होता है। अगला सवाल अब देखते हैं। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 दोनों है आप में। क्या है? आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट की जाए पैदाइश पर रोशनी डालिए, यानी कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उस पर जाए पैदाइश, उस पर रोशनी डालिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है।
और लॉन्ग क्वेश्चन है, आर्यभट्ट के साइंसी कारनामों का तफसीली जायजा लीजिए। तो इसका आंसर में मैं आपको पूरा आर्यभट्ट के बारे में बता रही हूँ, जो आपके चैप्टर भी इससे आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर में भी यही दिया हुआ है। जवाब है, आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन क़राइन से पता चलता है कि पटना के मगरिब में खगौल में इनकी पैदाइश हुई थी। यानी कि पूरा यकीन से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो कुछ लोग जो बहुत आलिम गुजरे हैं उनके जो उन्होंने लिखा है उससे पता चलता है कि इनकी पैदाइश पटना के मगरिब में खगौल में हुई। खगौल में इनकी पैदाइश हुई थी। उनकी तारीख़ पैदाइश 476 है और 556 में 88 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई थी। यानी कि ये पैदा कब हुए थे? 476 में, और इनकी वफ़ात यानी इंतकाल हुआ था 564 में। 88 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई थी। तो ये था इनका पैदाइश। अब आते हैं इनके कारनामों के बारे में। हिंदुस्तान के कदीम तारीख में गुप्त दौर को हिंदुस्तान की तारीख का सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त दौर से ही था। आर्यभट्ट हिंदुस्तान के अजीम साइंसदान हैं, यानी कि बहुत अजीम साइंटिस्ट, जिन्हें दुनिया का पहला साइंसदान कहा जाता है। यानी कि दुनिया का पहला साइंटिस्ट जो है वो इन्हीं को कहा जाता है। तो गलत ना होगा, यानी कि इनको अगर दुनिया का पहला साइंटिस्ट कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। साइंस की दुनिया में उन्होंने बहुत ही अहम कारनामे किए हैं, जिनमें ज़मीन का गर्दिश करना, यानी कि जो पृथ्वी घूमती है इसका पता किसने लगाया था? आर्यभट्ट ने लगाया था। सूरज के चारों तरफ घूमना, तारों की दुनिया का पता लगाना, यानी कि तारों की दुनिया का भी इन्होंने पता लगाया था। नजूमी इनको कहा जाता था। नजूमी किसे कहते हैं? जो तारों या ज्योतिषी जो होते हैं ना, उनको नजूमी कहते हैं उर्दू में। निज़ाम एसारिया और सफ़र का ईजाद करना, यानी कि सितारों को देख करके जो सफ़र किया जाता था तो वो उसका पता इन्होंने ही लगाया था कि तारों से डायरेक्शन का जो पता कैसे लगाया जा सकता है, ये जो थ्योरी थी वो इन्होंने ही दी थी। वो एक अजीम साइंसदान होने के साथ साथ एक माहिर इल्म नजूम, देखिए मैंने अभी जैसे आपको बताया कि वो इल्म नजूम थे, यानी कि एक ज्योतिषी, जिसको हिंदी में हम लोग ज्योतिषी कहते हैं। माहिर इल्म नजूम थे, यानी कि ज्योतिषी विद्या के वो जो बहुत ज़्यादा माहिर थे। रियाज और माहिर अलजेब्रा थे। रियाज यानी कि मैथमेटिशियन, और माहिर अलजेब्रा थे। अलजेब्रा का भी इनको बहुत ज़्यादा इल्म था। इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने ही ज़ीरो की खोज की थी। माहिर इल्म रियाज, पाइथागोरस की रहनुमाई भी किया था इन्होंने। यानी कि इल्म रियाज यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उनकी रहनुमाई भी किया था। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने तफसीली मालूमात फराहम कराई। यानी कि सूरज ग्रहण कैसे होता है और चांद ग्रहण जो ज़मीन का घूमना है वो इन्होंने ही पता लगाया था। तो इसलिए इनको पहला साइंटिस्ट जो है वो कहा जाता है। तो ये था आर्यभट्ट के बारे में पूरा तफसीली, जो आपके बुक का जो सिलेबस मतलब चैप्टर है वो भी इसी पर है कि आर्यभट्ट कौन थे और उनकी क्या क्या उनके कारनामे थे, और उसके बारे में ही आपका चैप्टर है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं कि आर्यभट्ट कौन थे, वो कहाँ पैदा हुए और उनके क्या क्या कारनामे थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, तरेगना के महल वकूफ़ पर 5 जुमले लिखिए। यानी कि तरेगना कहाँ पर है उसके बारे में आपको लिखना है, कहाँ पर वाक़ है। वाक़ मतलब स्थित है। जवाब है, तरेगना पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर मसौढ़ी सब डिवीज़न में वाक़ है। यानी कि मसौढ़ी है जो गया लाइन पे बहुत सारे लोग जानते होंगे, पटना के पास, वहाँ पर वाक़ है, यानी कि वहाँ पर है स्थित है। इस वजह से पटना गया रेलवे लाइन में मसौढ़ी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया है। उसके पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी है। यहाँ साल भर आसमान में फ़िज़ा साफ रहती है। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने तजुर्बा गाह यहीं कायम किया। यानी कि जो फ़िज़ा है वहाँ की वो साल भर एकदम साफ़ रहती है, ज़्यादा नॉन पोल्यूटेड कहिए या फिर ज़्यादा बादल वादल वहाँ नहीं रहते हैं। हमेशा वहाँ की फ़िज़ा जो है वो आसमान साफ़ रहता है। इस वजह से आर्यभट्ट ने जो अपना जो लेबोरेटरी थी जो जहाँ वो काम करते थे तो उन्होंने वहाँ पर उसको कायम किया। अगला सवाल है, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? जवाब है नहीं।
सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। साइंसदानों का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि नंगी आंख से सूरज ग्रहण को देखने वाले की बिनाई यानी कि आंखों की रोशनी जा सकती है, क्योंकि सूरज ग्रहण के वक्त सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ती। अचानक ग्रहण खत्म होते ही सूरज की रोशनी जब आंखों पर अचानक पड़ती है तो आंखें खराब हो सकती हैं। यानी कि सूरज ग्रहण को आप लोग को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, काला चश्मा है या जो एक्सरे वाला शीट होती है उससे ही देखना चाहिए, क्योंकि जब अचानक से सूर्य ग्रहण खत्म होता है और रोशनी उसकी आती है तो हो सकता है कि आप उससे आपकी आंखों की बिनाई यानी कि रोशनी जो है वो जा सकती है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों को लगता है। इसलिए नंगी आंखों से या डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। अगला और आखिरी सवाल है, 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। यानी 2009 में जो सबसे बड़ा और मुकम्मल सूरज ग्रहण हुआ था उसकी क्या अहमियत है। जवाब है 2009 का सूरज ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण था, यानी कि 100 साल में जो एक बार होता है। ये सूरज ग्रहण 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है। इस तरह का सूरज ग्रहण फिर 100 साल के बाद देखा जा सकेगा। अमेरिका के नासा के एक साइंसदान जे एंडरसन, अमेरिका के नासा में जो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे एंडरसन, 24 सालों से 2009 में पेश आने वाले इस सूरज ग्रहण की तहकीक कर रहे थे। तहकीक यानी कि उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे 24 सालों से। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए सबसे मुनासिब जगह सूबा बिहार में वाक़ तरेगना है, जहाँ पर आर्यभट्ट का लेबोरेटरी या तजुर्बा गाह है। सोचिए कितना साल पहले जो हिंदुस्तान के साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, उन्होंने वो जगह को अब चुना था। और इतने सालों बाद इंडिया ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोगों ने भी इसको अहमियत दी कि नहीं, वो पूरी दुनिया में वो जगह सूरज ग्रहण वगैरह या खगोल शास्त्र के लिए सबसे अच्छी है। सोचिए, उन्होंने वाज़ेह किया कि इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए सबसे मुनासिब जगह सूबा बिहार में वाक़ तरेगना है। इस वजह से तरेगना को आलमी सतह पर यानी कि पूरे दुनिया में शोहरत हासिल हुई कि वहाँ से इस सूरज ग्रहण को देखा जा सकता है। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था कि क्यों चमका, तो जब लोग पूरी दुनिया भर से 2009 में लोग तरेगना आए थे और वहाँ से उन लोगों ने 2009 का मुकम्मल सूरज ग्रहण को देखा था, तो इसलिए पूरी दुनिया भर में बिहार का नाम उसकी वजह से हुआ था। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 आर्यभट्ट और तरेगना। तो इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है आर्यभट्ट के बारे में, इनकी जो कारनामे हैं उसके बारे में, और तरेगना जो जगह है उसकी क्या अहमियत है 2009 की वजह से में जो लोगों को दुनिया भर में इसका नाम हुआ उसके बारे में। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। तब तक टेक केयर।